Good evening, everyone. So, let us start. बच्चा अभी ज्वाइन होने बाकी है, जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं बच्चों। ये यूनिट नंबर 3 विच वी हैव स्टार्टेड, उसमें वी आर डिस्कसिंग अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नियरली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। उसमें से वन इज कैपेसिटी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो आई थिंक यस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड। ओके, persons having capacity to enter a contract, or you can say competence of the party. Are party competent enough to enter into valid contract? तो बच्चों आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में याद रखना है। If I ask you in positive way, who are the persons competent to enter into contract, valid contract? The answer is person must be major plus मैथ्स से यूज करते हैं प्लस साउंड माइंड प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने प्लस साइन डाला, तीनों कंडीशन चाहिए तो ही वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड होगा। एक तो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स एंड अबव, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड डिसक्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड बच्चों इसमें से एक भी कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई हो जाए, मान लो पर्सन मेजर है, साउंड माइंड का भी है, लेकिन डिसक्वालिफाइड है, इंसॉल्वेंट है, आई मीन टू से कॉन्विक्ट है, तो बच्चों उसका किया गया कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। इतना सिंपल है वो। मान लो पर्सन साउंड माइंड का है, डिसक्वालिफाइड भी नहीं है, बट माइनर है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। और एक एग्जांपल लेते हैं, मेजर है, डिसक्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन अनसाउंड माइंड का है, तो इवन ही इज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैंने प्लस साइन यूज किया कि मेजर प्लस साउंड माइंड प्लस not disqualified under any act. This will give arise to valid contract. So हमने इसमें पूरा डिटेल में देखा, स्पेशली माइनर्स पोजीशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हमने पर्सन ऑफ साउंड माइंड के बारे में डिस्कस किया, लुनेटिक्स एग्जांपल था, वन साउंड माइंड का एग्जांपल हो गया, लुनेटिक्स, मैड पर्सन, इडियट्स who cannot make rational judgment and so on. एंड देन डिसक्वालिफाइड पर्संस के एक छोटा सा पैराग्राफ, मैंने कहा ना इस बार बहुत ही कम दिया है नए बुक में, बट मैंने ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन दैट। सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में द नेक्स्ट पॉइंट वी आर सपोज टू डिस्कस इज फ्री कंसेंट। बच्चों, when the consent between two person is free, there is a free consent between two person, then only it give arise to valid contract. Okay, then only it will give arise to valid contract. तो सबसे पहले फ्री कंसेंट समझने से पहले you are supposed to understand what do you mean by consent. And if I am not wrong, in my initial lectures, I think unit number 1, मैंने इसकी भी थोड़ी आइडिया दी है। कंसेंट मतलब कंसेंसस एड इडम, एक लैटिन टर्म है। जैसे कंसिडरेशन के लिए क्या था? क्विड प्रो को। सीए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। वैसे ही कंसेंट के लिए वी यूज द वर्ड कंसेंसस एड इडम। व्हेन देयर इज कंसेंट बिटवीन टू पर्सन, व्हेन वी से देयर इज कंसेंट बिटवीन टू पर्सन, व्हेन टू पर्सन्स आर थिंकिंग इन द सेम वे एंड इन द सेम सेंस। रिकॉल करो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये?
कोई बताएगा ये समझाने के लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? शॉर्टकट में लिखो. What was the example given just to explain the word consent? Identity of minds जिसको हम कहते हैं. When two persons are thinking in the same way and same sense, we say there is a consent. जब किसी एक बात पर दोनों पार्टियों की सहमति हो जाए, दोनों समझ रहे हैं, खरीदने वाला समझ रहा है कि वो क्या खरीद रहा है, बेचने वाले को समझ में आ रहा है वो क्या बेच रहा है, तो समझ जाने का there is a consent. Yes, very good. Parth, I think you remember this example. कार वाला एग्जाम्पल लिया था बच्चों. मैंने ऑफर दिया था रोल्स रॉयस कार बेचने का, सॉरी मर्सिडीज. एंड राहुल सर क्या समझ बैठे, वो क्या समझ बैठे कि मैं रोल्स रॉयस कार बेचने के वाला हूं. मेरे ऑफर में कोई गलती नहीं थी, उनके एक्सेप्टेंस में गलती नहीं थी, बट हम दोनों एक जैसा नहीं सोच रहे थे उस वक्त. हमारे बीच में कंसर्न ही नहीं था. बच्चों वो फ्री है कि नॉट फ्री है वो तो बात की बात है, पहली बात तो कंसर्न ही नहीं था. दोनों पार्टियों की तरफ से मिस्टेक हुआ था. मैं मेरे माइंड में मर्सिडीज कार माइंड में रखकर बेच रहा हूं, एंड वो रोल्स रॉयस कार माइंड में रख के खरीद रहे हैं मेरे से. एंड वी बोथ वेर रॉन्ग, we both were under mistake. And when both the parties under mistake, we say there is actually no consent. And when there is no consent, there is no question of any contract. सीधी बात है. जब कंसर्ट ही नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो एनफोर्सेबल का कोई बात ही नहीं उठता बच्चों, कि ये एनफोर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा एंड सो ऑन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट का मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए. सो व्हेन टू पर्सन्स आर थिंकिंग इन द सेम वे एंड सेम सेंस, व्हेन देयर इज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, ओके, एक ही बात पर जब दोनों पार्टी की सहमति होती है किसी बात को लेकर, तो बच्चों उसको हम कंसर्न कहते हैं. अब आप शादी का ही एग्जांपल ले लो, है ना. जब दोनों पक्ष के लोग सहमत हो जाएंगे तभी शादी होगी, वो मतलब कंसर्ट मिलने के बाद ही शादी हुई. ओके, यानी कि दोनों पार्टीज एक जैसे ही सोचने लगे तब जाके बच्चों आगे का कार्यक्रम हुआ. सो कंसर्ट. फिर बच्चों आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड कंसर्ट, देन वी कैन डिस्कस या वी कैन बाइफरकेट और मेक डिवीजन कि कंसर्ट दो प्रकार के होते हैं, फ्री कंसर्ट, नॉट फ्री कंसर्ट. क्या बोला मैंने? फ्री कंसर्ट, नॉट फ्री कंसर्ट. ऐसा याद रखना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसर्ट. आपके माइंड में मीनिंग होना चाहिए कंसर्ट का, एंड फिर बाद में डिवाइड करने का कि कंसर्ट इज टू टाइप्स, फ्री कंसर्ट, नॉट फ्री कंसर्ट. ओके, फ्री कंसर्ट किसे कहेंगे? पॉजिटिव वे लेट अस डिस्कस. पढ़ाया हुआ है मैंने, बहुत लोग को रिवीजन लगेगा, देखना. फ्री कंसर्ट किसे कहेंगे? when the contract when the contract or an agreement is not caused by, बच्चों क्या वर्ड यूज किया मैंने? is not caused by four important factors, that is coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. मिस्टेक अभी नहीं बोलने का, वो बाद में आएगा. ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फोर फैक्टर्स. कि जब कोई एग्रीमेंट ये चारों में से किसी एक को एम्प्लॉय करके नहीं बनाया है, तो समझ लेने का दैट कंसेंट इज फ्री कंसेंट. एंड फ्री कंसेंट विल गिव अराइज टू, टाइप करो, इट विल गिव अराइज टू विच कॉन्ट्रैक्ट? फ्री कंसेंट विल गिव अराइज टू विच कॉन्ट्रैक्ट? इट विल गिव अराइज टू, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स है सबके. इट विल गिव अराइज टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Why it will give arise to valid contract? Because contract and agreement is made using free consent. The consent was free.
It was not caused by either coercion, undue influence, fraud और misrepresentation. बच्चों अभी मैं अपोजिट पूछता हूं. When the consent is not free, कब हम बोलेंगे consent is not free? तो आंसर है अगेन सेम थिंग. Consent is not free when it is caused by. जब हम ये चारों में से कोई एक फैक्टर्स एम्प्लॉय करके सामने वाले से एग्रीमेंट करते हैं, ये चारों में से कोई एक फैक्टर का इस्तेमाल करके जब हम सामने वाले से एग्रीमेंट करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब कन्विंस करते हैं, तो समझ जाने का कि आपके एग्रीमेंट में कंसेंट इज नॉट फ्री. एंड व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, याद करो बच्चों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया था. ये चारों फैक्टर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करके अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं करता हूं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो सामने वाले के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टाइप करो. सामने वाले के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? उसी वक्त हमने ये रट लिया था, याद करो. आई थिंक यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी हमने पढ़ा था. वेरी गुड. वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वेरी गुड. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. परफेक्ट. ये चारों में से किसी एक फैक्टर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इफेक्ट ये होता है, उसका लीगल इफेक्ट ये होता है कि सामने वाली पार्टी, एग्रीड पार्टी, द पार्टी इन अ लॉस, जिसके ऊपर कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है, दैट पार्टी कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट. याद आया बच्चों लाइन? कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट. मैंने अगर सामने वाले पर कोअर्शन यूज किया है एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है एंड वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है. अगर मैंने उसके ऊपर कोअर्शन इस्तेमाल किया है, वो जाके अगर टाइमली मेरा ये कंप्लेंट कर देता है, टाइमली कंप्लेंट कर देता है, तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. एंड अगर वो मेरी कोई कंप्लेंट नहीं करता है, बराबर है, टाइमली कंप्लेंट नहीं करता है, तो बच्चों हमारे बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा. इज दैट ओके विथ एवरीवन? मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को जरूर याद आ रहा होगा. ये मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते समय ही काफी समय लेके आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था. एंड मैंने कहा भी था कि आगे जब ये आएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा ये. तो बच्चों अभी पॉइंट नंबर 2 में आपको यही समझना है कि इफ द कंसंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी कंसंट, एंड सेकेंड दैट कंसंट मस्ट बी फ्री कंसंट, एंड देन ओनली इट विल गिव अराइज टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ कंसंट जरा भी नॉट फ्री हुआ, नॉट फ्री कंसंट में गया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल. ओके. एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होगा? तो सिर्फ 4 केस में वॉइडेबल होगा. जब या तो सामने वाला कोअर्शन इस्तेमाल करे, अनडू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, फ्रॉड और आइदर मिस रिप्रेजेंटेशन. ओके बच्चों, आपने देखा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें आपको पता है. अब हमें करना क्या है? कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चारों जो फैक्टर्स है, ये चारों फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय कोवर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड का मतलब क्या है, किस एक्टिविटी को, किस ट्रांजैक्शन को हम फ्रॉड कहेंगे, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड देन फाइनली व्हाट इज द लीगल इफेक्ट. तो लीगल इफेक्ट मुझे लगता है ऑलरेडी बाय हार्ट हो गया है सबको. ये चारों का एक ही लीगल इफेक्ट है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये इस्तेमाल किया गया है, उस व्यक्ति के लिए द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. बच्चों मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? देखो समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्स दो जरा.
फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? ये क्या आपको आता है ना बच्चों, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया यहाँ। ओके, तो बच्चों नाउ जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यू इन द फर्स्ट डिस्कशन ओनली यू विल गेट 100% मीनिंग। आप अगर 70-80% भी समझ लेते हो मीनिंग तो भी खुश हो जाने का, क्योंकि इन फर्स्ट लेक्चर हमको कोवर्शन का डिटेल मीनिंग समझा, अनडू इन्फ्लुएंस का मीनिंग समझा, क्योंकि इसमें से इंटरनली एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। सीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो काफी अंदर से इसका एमसीक्यूज पूछा जाता है। एंड एज फार एज सीए स्टूडेंट्स आर कंसर्न, उनको थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ कोवर्शन अंडर सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16, ऐसा कुछ उनको क्वेश्चन थ्योरी टाइप आता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो डायग्राम को स्किप करो क्योंकि अभी पूरा पढ़ा नहीं हमने। वी हैव नॉट डिस्कस द मिस्टेक। मिस्टेक पढ़ लेंगे जब हम पूरा, तब आप ये डायग्राम को देखना, तो आपको एक एक वर्ड डायग्राम का क्लियर हो जाएगा क्या लिखा है। ओके, सो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ कंसर्न। बच्चों एक डेफिनेशन ऑफ कंसर्न लिखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। देखो, आई एम नॉट डिस्कसिंग फ्री कंसर्न और नॉट फ्री कंसर्न। उसके पहले यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द वर्ड कंसर्न। मैंने पहले भी कहा था, आते ही पहले शुरुआती कंसर्न वर्ड से किया मैंने। सो जरा बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है कंसर्न का मीनिंग। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी या सेड टू कंसर्न व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैंने अभी भी डिफाइन किया तो उसको, व्हेन टू पर्सन्स एग्री इन द सेम वे एंड इन द सेम सेंस। पढ़ाई बराबर के है, लिए वी से मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बराबर है, वी से दैट द बोथ आर इन कंसर्न विथ ईच अदर। एंड किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ये सबसे पहले प्री रिक्विजाइट रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि पहले दो लोगों को में सहमति हो ना। बार्गेनिंग इज एंटायरली डिफरेंट मैटर। पहले दो लोग जब आते हैं एग्रीमेंट करने के लिए, उनके बीच में कंसर्न हो। बेचने वाला समझ रहा है वो क्या बेच रहा है, खरीदने वाला समझ रहा है क्या खरीद रहा है, पहले ये कंसर्न तो हो, अंडरस्टैंडिंग तो हो। कंसर्न ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, बच्चों इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं which I can use even in bilateral mistake while explaining bilateral mistake. बच्चों मान लो मिस्टर ए के पास हॉर्स है। अब देखो बहुत लोग को ये एग्जांपल भी याद आएगा। He has a horse and B is interested in purchasing that horse. एक दिन दोनों ने उसको खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ए को पता है वो कौन सा हॉर्स बेच रहा है, बी को भी पता है वो कौन सा हॉर्स खरीद रहा है। बरोबर है, लेकिन पॉइंट ये है कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस वक्त दोनों पार्टियों को पता नहीं था कि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्स, वो मर चुका है। अगर वो मर चुका है ऐसा पता होता तो दोनों एग्रीमेंट करते ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं,
बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर खरीदना क्या है, बेचना क्या है, पता तो था। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस वक्त ये लोग एग्रीमेंट कर रहे थे, उस वक्त सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड या वो मर चुका है, ये दोनों को पता नहीं था। देयरफॉर लॉ विल अज्यूम कि देयर वाज नो कंसर्न, एंड व्हेन देयर वाज नो कंसर्न, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। यहाँ कोई भी एक दूसरे को प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता या कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टियों को उस वक्त पता नहीं था। ओके, यस। तो बच्चों पढ़ते हैं आगे। Parties are said to have consented when they not only agree upon same thing but also agreed upon that the thing in the same sense. Same thing must be understood as the whole content of the agreement. Consequently, when parties to a contract make some, देखो हॉर्स वाला एग्जाम्पल यहीं पर आता है। When parties to a contract make some fundamental error as to the nature of transaction, as to a person dealt with, or as to a subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense. इसलिए मैंने पहले आपको हॉर्स का एग्जांपल दिया। हॉर्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट, एंड उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट को लेकर बोथ वेयर अंडर फंडामेंटल एरर। कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों के तरफ से गलती हो रही थी। दोनों को पता ही नहीं था कि जिस घोड़े के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी डेड। तो ये एक फंडामेंटल एरर था व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ बोथ द पार्टीज। तो लॉ इसको भी एजम्पशन करता है कि देयर वाज नो कंसेंट बिटवीन द पार्टीज एंड हेंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन रियलिटी। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं बच्चों, तो एनफोर्सेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। लास्ट लाइन देखो, एंड इफ दे डू नॉट एग्री इन द सेम सेंस, देयर कैन नॉट बी अ कंसेंट। A contract cannot arise in the absence of consent. तो बच्चों this first paragraph, or I can say section 13, that actually deals only with the meaning of consent. Free consent या not free consent वो बाद में आएगा। पहले ये समझाया जा रहा है कि what do you mean by consent। मैंने एक लैटिन टर्म यूज किया बच्चों, वो लैटिन टर्म आपकी बुक ने कहीं यूज नहीं किया है, थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। ओके, या शायद अपने यूनिट नंबर 1 में था वो, कंसेंसस एड इडम। When two persons are thinking in the same way and same sense, we say consensus ad idem। वो फिलहाल अभी अपने को नोट्स में दिख नहीं रहा है। एनीवे बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कंसेंट का और मीनिंग कंटिन्यू करते हैं, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके बच्चों, क्या लिखा है देखो, इफ टू पर्सन्स एंटर इनटू एन अपरेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं concerning particular person or ship, and it turns out that each of them, misled by similarity of name, had different person or ship in his mind, no contract would exist between them as they were not ad idem। आ गया देखो वर्ड कंसेंसस ad idem में से आधा वर्ड उन्होंने यूज कर दिया। बराबर है, कंसेंसस ad idem, दैट इज ऑफ द सेम माइंड। ओके, तो बच्चों ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझा कि दो लोगों के बीच में किसी पर्सन को लेकर या किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जैसा कि शिप का एग्जाम्पल दिया है, बरोबर है, कि एक व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, किसी और पर्सन के बारे में सोच रहा है, एंड सामने वाला किसी उसी नाम के किसी और पर्सन को सोच रहा है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कंसेंसस एड इडम नहीं है। गेटिंग दैट एवरीवन? तो जब कंसेंसस एड इडम नहीं है, when both persons are not thinking in the same way and same sense, there is no question of any agreement। Okay,
बच्चों जैसे कि आपको कभी मूवीज या सीरियल वगैरह में देखा होगा, देखो कि एयरपोर्ट पे जब कोई किसी पर्सन को रिसीव करना होता है जिसको देखा नहीं गया हो, पहले फर्स्ट टाइम आ रहा हो, तो ड्राइवर्स देखो ना, कार जो लेने गए रहते हैं उनको रिसीव करने, वो ऐसा नेम प्लेट मालूम है ना आपको, ऐसा खड़ा लेके खड़ा रहते हैं, देखो एयरपोर्ट के बाहर, वो नेम प्लेट फॉर एग्जांपल नेम पे लिखा है गिरीश गुप्ता। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, एयरपोर्ट में जब एग्जिट एंट्री पर, मतलब एग्जिट प्लेस पर गिरीश गुप्ता नाम के दो लोग निकले। अब जिस गिरीश गुप्ता को वो रिसीव करने आया था, उसको न रिसीव करके दूसरे गिरीश गुप्ता को वो लेके गया। तो यहाँ पर बच्चों फंडामेंटल एरर हो गया कि नहीं, पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। पता चला होटल में पहुंचा, पता चला ये वो गिरीश गुप्ता नहीं है जिसको हम लोगों ने रिसीव करना था, वो अभी भी एयरपोर्ट पे खड़ा है। तो ये बच्चों एक प्रकार का मिस्टेक जैसा हो जाता है। एंड जब बायलैटरल मिस्टेक होता है ना, मिस्टेक दोनों पार्टियों की तरफ से होता है, तो बच्चों फिर उसको हम लोग कंसंट नहीं है ऐसा बोलते हैं। मेरे माइंड में डिफरेंट पर्सन है, आपके माइंड में डिफरेंट पर्सन है, तो बच्चों हमारा सहमति कहाँ हुआ एक बात पर, हमारे बीच में कंसेंसस एडिडम है ही नहीं। गेटिंग दैट एवरीवन? सो कंसेंसस एडिडम हुआ ही नहीं। चलो ठीक है। नाउ बच्चों एग्जाम्पल से वो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, अगेन एम्बिग्यूटी। अच्छा एम्बिग्यूटी मतलब लिख के रखो, मीनिंग डबल मीनिंग निकलना, एक ही बात से डबल मीनिंग निकलता है ना जब, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। कि कभी कभी कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं कि नहीं, एग्रीमेंट के जो टर्म्स होते हैं उसको मैं अपने अलग वे से इंटरप्रेट कर रहा हूँ एंड आप अपने अलग वे से इंटरप्रेट कर रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन मैं उसको अलग नजर से देख रहा हूँ, आप अलग नजर से देख रहे हैं। अब बॉटल में अगर बॉटल में पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो मैं कहूंगा आधा भरा हुआ है, आप कहेंगे नहीं आधा खाली है। वी बोथ आर राइट, हम दोनों अपने जगह पे सही है, अपना अपना व्यू पॉइंट है देखने का। तो लॉ बोलता है कि हमारा कोर्ट कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट के किसी भी टर्म्स को लेकर, एग्रीमेंट के किसी भी टर्म्स को लेकर अगर एम्बिग्यूटी है, अगर दो अलग अलग उसके मीनिंग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी आपके बीच में कंसर्ट नहीं है ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। सोचो ना, एक ही बात को लेकर, एक ही टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट को लेकर दो अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो फिर दोनों एक ही जैसा सोच ही नहीं रहे हैं। एक कह रहा है कि आधा भरा है, एक कह रहा है आधा खाली है, तो क्या मतलब है? ओके, तो ऐसे केस में बच्चों वेन एवर देर इज एन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, जैसा आज की भाषा में बोलते हैं ना डबल मीनिंग। ओके, कि डबल मीनिंग निकलता है, बोलना कुछ और चाहता है लेकिन लोग उसका मीनिंग कुछ और निकालते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है ना किसी टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट में या किसी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो बच्चों उस वक्त भी देर इज एन एब्सेंस ऑफ कंसर्ट ऐसे assumption किया जाएगा एंड हेंस देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो आई रीड दैट पूरा स्टेटमेंट अगेन, एम्बिग्यूटी इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट और एन एरर as to the nature of any transaction, कार वाला एग्जांपल, or as to subject matter of any agreement may prevent the formation of any contract on the ground of absence of consent. In the case of fundamental error, there is really no consent, whereas in the case of mistake, there is no real consent. ओके, अब चाहे वो मिस्टेक समझ लो या बच्चों कोई फंडामेंटल एरर समझ लो, दोनों ही केस में पार्टियों के बीच में कंसंट नहीं था ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। एंड बच्चों व्हेन देयर इज नो कंसंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों ये पैराग्राफ में एक एग्जांपल देकर वो लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट डू मीन बाय
कंसर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। एंड इसी पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ पर, मतलब सेक्शन 13 के लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान दो क्या लिखा है। As has been already said, one of the essential elements of contract is consent, and there cannot be a contract without consent. सीधी बात है। It is one of the essential element to form contract कि दो लोगों के बीच में कंसंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। एंड जब कंसंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बाद में क्या लिखा है देखो, ये लाइन जरा अंडरलाइन करो, हाईलाइट कर देना, नोट्स है तो। कंसंट मे बी फ्री और नॉट फ्री। Consent may be free or not free. And then last line what it says, only free consent is necessary for the validity of contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो दो लोगों के बीच में कंसंट होना चाहिए, एंड वो कंसंट फ्री कंसंट होना चाहिए। कंसंट मस्ट बी फ्री कंसंट to give arise to valid contract. And बच्चों, now according to section 14, what do you mean by free consent? सेक्शन 13 देखो ना, वो कंसंट की डेफिनेशन दे रहा था। सेक्शन 14 गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसंट, सो देयर इज अ डिफरेंस। एंड यू ऑलरेडी नो, ये बाय हार्ट हो ही गया है सबको। व्हेन वी से द कंसंट इज फ्री, कंसंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज, हाईलाइट दिस वर्ड, नॉट कॉज्ड बाय। एंड बच्चों, नॉट कॉज्ड बाय, इसमें आपको 5 पॉइंट्स दिए गए। उन्होंने इसको मिस्टेक भी कवर किया है, बट मिस्टेक का आंसर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एंड पहले चार फैक्टर्स दे मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। याद है ना सबको। सो व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोवर्शन, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन वाइज, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। एंड लास्ट में देखो क्या लिखा है, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, the agreement is contract voidable. Voidable, underline karo, at the option of the party whose consent was so caused. And last line, when the consent is vitiated by mistake, the contract becomes void. Why contract becomes void in case of mistake? Because when there is a mistake on both the parties, from the angle of both the parties, we say in reality there is no consent. And when there is no consent, there is no question of any contract. And that is why we use the word void. बच्चों याद रखना, मिस्टेक के लिए कभी भी voidable शब्द नहीं आएगा। मिस्टेक के लिए नेवर यूज द वर्ड voidable. voidable वर्ड आएगा ओनली फॉर द फर्स्ट 4 फैक्टर्स, जो ऑलरेडी आप लोगों को बाय हार्ट है, आई नो दैट। सिर्फ आपको करना क्या है, थोड़ा डिटेल में इसको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, वो भी सेक्शन वाइज। बस उसके बाद बच्चों आपका ये पॉइंट नंबर 2 जो है, एसेंशियल एलिमेंट, सेकंड पार्ट आफ्टर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। मैंने जो भी कंप्लीट किया सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14, एनी डाउट? चलो टाइप करो यस नो में, एंड अगर डाउट है तो डाउट टाइप करो। बहुत लोग को रिवीजन लगेगा, ये लगना भी चाहिए, क्योंकि चारों फैक्टर्स के आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, एक दो एग्जांपल भी कवर कर चुका हूं। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? ठीक है, अब थोड़ा डिस्कशन को मैं स्लो रखूंगा, अभी मैं फास्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊपर को ऑलरेडी आपको पता था। चलो देखो, एलिमेंट्स विटिएटिंग, विटिएटिंग मतलब डिस्टर्बिंग फ्री कंसंट। कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो फ्री कंसंट
के बीच में बाधा बनते हैं, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, जो फ्री कंसर्न को फ्री कंसर्न नहीं रहने देते, है ना, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, एंड उसमें से द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कोअर्शन, जो सेक्शन 15 डिफाइन करता है। एज फार एज सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर कंसर्न, दे मे आस्क यू शॉर्ट नोट ऑन कोअर्शन, बराबर है। 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ आई विल एडवाइज सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट रिमेंबर sections if you can remember, ज्यादा नहीं, 4, 15, 16, 17, 18 नंबरिंग वाइज। ओके, चलो कोअर्शन। बच्चों, कोअर्शन का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ याद है आपको? डू यू नो व्हाट इज कोअर्शन? अभी मैं डिस्कशन एकदम स्लो रखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान में रखो। कोअर्शन का मैंने कुछ आइडिया जरूर दिया था। फिजिकल प्रेशर, डराना, मारना, मारने की धमकी देना, मारपीट करके सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धमकी देना या डराना, एंड इसके पीछे कारण क्या है? तो सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार करना। मैं जाके मेरे नेबर को ऐसे डराता और धमकाता हूं, तो दैट इज नॉट कोअर्शन, दैट इज अ क्राइम, बट दैट इज नॉट कोअर्शन। द रीजन इज, मैं सिर्फ ऐसे ही दादागिरी करने के लिए उसको डरा धमका रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है। बच्चों, जरा इसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दो, हाँ? जब मैं किसी को, किसी से मारपीट करता हूं, या किसी को धमकी देता हूं, या मारने का धमकी देता हूं उसको, या उसकी प्रॉपर्टी मैं हड़प लेता हूं, या प्रॉपर्टी हड़पने की उसके लिए उसको धमकी देता हूं, ये सब जो मैं अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा हूं, ये सब करने के पीछे, सामने वाले से ये सब करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? कैन यू टाइप? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ क्या? कि गुंडा हूं, बस रोज करना ही है मुझे ये? नहीं, ये सब करने के पीछे रीजन क्या है? डराना, धमकाना, मारपीट करना सामने वाले से, है ना, उसके बच्चे को किडनैप करने की धमकी देना, ये सब करने के पीछे बच्चों, सही बात है, बहुत बच्चों ने लिख दिया है कि उसे कहीं ना कहीं फोर्स करना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरे साथ एग्रीमेंट करने के लिए। तो बच्चों, जब ऐसा है, तब मैं सेक्शन 15 में फॉल होकर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने, मान लो आपके ऊपर कोवर्शन अप्लाई किया, एंड कोवर्शन अप्लाई करके मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स किया, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड जैसे ही आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या हो गया? मेरे लिए नहीं, आपके लिए क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए, जिसको डराया धमकाया, सैवियो गलत, आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। क्या हो गया? वॉइडेबल। आइदर यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। आपने जाके गिरीश सर का कंप्लेंट कर दिया कि गिरीश सर ने डराया धमकाया, हमको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स किया, है ना, तब बच्चों मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच का कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बरोबर है। एंड बच्चों, एज गुड एज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ऐसा लॉ एजम्पशन कर लेगा। हाँ, मेरे ऊपर पुलिस केस होगा वो लगा, क्योंकि मैंने ऐसा एक्ट किया विच इज फोरबिडन बाय लॉ, विच इज फोरबिडन बाय अवर इंडियन लॉ, इंडियन पेनल कोड। एक गैर कानूनी काम किया है मैंने, क्राइम किया है, किसी को डराना, धमकाना, मारना, पीटना। बच्चों, ये सब, ये सारे ऐसे एक्ट्स हैं विच आर फोरबिडन बाय अवर इंडियन पेनल कोड। ऐसा करने से आपके ऊपर क्रिमिनल केस लॉज हो सकता है। गेटिंग दैट एवरीवन?
सो तो बच्चों नाउ लेट अस रीड द वर्ड्स। मैंने आई थिंक जनरली बहुत डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बहुत सारी आइडिया थी आपको इसकी। जहाँ फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं सामने वाले के ऊपर, अब जरा शब्दों में क्या लिखा है देखो। कोअर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिटिंग मतलब मैंने आपको मारपीट दिया या मारने की धमकी दी। कमिटिंग मतलब ऑलरेडी कर चुका, एंड थ्रेटनिंग टू कमिट करने की धमकी दे रहा हूं। सो कोअर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। क्या क्या एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। बच्चों इंडियन पेनल कोड वो लॉ है जो क्राइम से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है। आज अगर आपने न्यूज देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो टीवी पर या आज लेक्चर के बाद देख लेना, वो रात तक चलेगा। तो वो जो एक एक्ट्रेस उनके साथ रहती थी, रिया चक्रवर्ती, उनके ऊपर देखो कुछ सेक्शंस लगाए गए हैं, 4-5 सेक्शंस लगाए गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। बिकॉज सुशांत सिंह के फैमिली को ऐसा लगता है कि ये लेडी ने कहीं ना कहीं कोअर्शन का इस्तेमाल किया है या सामने वाले को सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया है, फोर्स किया है, चाहे डरा कर धमका कर, चाहे कोई भी मेथड से।